गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे प्लेटो के न्याय विषयक सिद्धांत की विवेचना। पहले हमने किया प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा के जो परंपरागत विश्लेषक थे या प्लेटो के तत्कालीन समय में जो धारणाएं प्रचलित थी, यानी परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत और कार्यकारण सिद्धांत, जिसमें हमने विचार पढ़े विचारकों के, जैसे सिफालस और पॉलीमार्क्स ने कहा प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। और इसी प्रकार यानी उसके पुत्र पॉलीमार्क्स ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार देना और मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। इसके साथ ही हमने क्रांतिकारी सिद्धांत पढ़ा और उसमें प्लेटो के विचार पढ़े, और फिर हमने ग्लाउकन का कार्यकारी सिद्धांत पढ़ा, जिसमें हमने ग्लाउकन ने कहा कि न्याय भय का शिशु है, यानी भय के बिना न्याय यानी दंड के बिना न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती। इन परंपरागत सिद्धांतों का प्लेटो ने खंडन करते हुए प्लेटो ने अपना न्याय विषयक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि प्लेटो ने न्याय के बारे में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। यानी ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिफालस और पॉलीमार्क्स और थ्रेसीमार्क्स जो कि परंपरागत, क्रांतिकारी और कार्यकारण सिद्धांत के प्रतिपादक थे, उन न्याय से संबंधित जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं उन तीनों में एक ही समानता है कि वे न्याय को क्या मानते हैं, बाह्य वस्तु मानते हैं। न्याय को क्या मानते हैं, बाह्य वस्तु मानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि परंपरागत धारणा के अनुसार जितने भी विचारक थे, जैसे हमने वर्णन किया सिफालस, पॉलीमार्क्स, थ्रेसीमार्क्स और ग्लाउकन का, वो न्याय को क्या मानते हैं, एक बाह्य वस्तु मानते हैं। लेकिन प्लेटो इस दृष्टि से बिल्कुल विपरीत है। प्लेटो इसको न्याय की अंतर वस्तु की आत्मा मानता है। यानी क्या है, न्याय को वो क्या है, अंतरात्मा की आवाज़ मानता है, या यूँ कह सकते हो कि इसके विपरीत प्लेटो को आत्मा की, न्याय को आत्मा की अंतर्वस्तु मानते हैं, जबकि दूसरे विचारक जो है परंपरागत सिद्धांत के, वो क्या न्याय को बाह्य वस्तु मानते हैं और प्लेटो न्याय को आंतरिक वस्तु मानता है। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। यानी प्लेटो का कहना है कि प्लेटो न्याय को यानी मनुष्य की आत्मा मानता है, और उनका कहना है कि ये मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है, यानी क्या है, मानवीय स्वभाव का ही अंग है। इस दृष्टि से प्लेटो न्याय के दो रूप का वर्णन करता है। ए नंबर डालोगे व्यक्तिगत या सामाजिक, और दूसरा राज्य से संबंधित, क्योंकि दोनों का ही निर्माण व्यक्तियों से मिलकर हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि यानी मानवीय आत्मा, क्योंकि प्लेटो ने न्याय को आत्मा की अंतर वस्तु माना है, यानी हम कहेंगे आत्मा की अंतर वस्तु ही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। और प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व विद्यमान है। यानी आत्मा के साथ ही उन्होंने वर्णन किया कि मानवीय आत्मा में हम तीन तत्वों का अंश विद्यमान है, जैसे इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। इन तीनों का उचित सामंजस्य ही व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है। यानी प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आधार क्या है, इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। इसके बाद प्लेटो ने राज्य के संबंध में न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जैसे हमने न्याय के दो रूपों का वर्णन किया, जैसे पहला व्यक्तिगत था या सामाजिक कह लो, दूसरा क्या था, राज्य से संबंधित। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में राज्य को स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है। इस संबंध में प्लेटो ने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मानव मस्तिष्क यानी राज्य क्या है, मानव मस्तिष्क का ही बड़ा रूप है, और राज्य
बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन ये किसकी उपज है? लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं, यानी मानवीय स्वभाव के ही अंग होते हैं जो उसमें निवास करते हैं। इस प्रकार प्लेटो ने राज्य में 4 गुण बतलाता है: बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय। बुद्धिमत्ता, साहस और संयम, इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने राज्य के 3 वर्ग होते हैं। जैसे बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करेगा शासक वर्ग, और साहस का प्रतिनिधित्व करेगा सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग, और उत्पादक या सेवक वर्ग कहा, यानी तीसरे सिद्धांत का प्रतिपादक क्या है? उत्पादक या सेवक वर्ग कहा जा सकता है। राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करते हुए शासन कार्य करता है, और सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है, और उत्पादक वर्ग सब कष्टों को सहन करते हुए अधिक से अधिक उपभोग की सामग्रियां पैदा करता है, तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। यानी प्लेटो का कहना है कि न्याय के स्थिर रहने के लिए और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बुद्धिमत्ता, साहस और संयम, जो कि शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग का इस प्रतिनिधित्व करते हैं, ये तीनों समान मात्रा में कार्य करें तो तभी क्या है? राज्य स्थिर रह सकता है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा? प्लेटो ने न्याय का अर्थ ये बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसके कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है, यानी क्या है? यानी प्राकृतिक है और व्यक्ति के विवेक और स्वभाव के अनुकूल है। नागरिक की स्वधर्म की चेतना और सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यक्ति ही राज्य का न्याय है। यानी क्या है? मानव जीवन की अभिव्यक्ति भी वह राज्य और समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए करेगा। यानी दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मेरा स्थान और उसके कर्तव्य, यही क्या है? न्याय है। इसी को दृष्टि में रखते हुए प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को हिंदू दर्शन में स्वधर्म पालन के सिद्धांत के निकट बतलाया। यानी उन्होंने क्या कहा? शासक वर्ग अपना कार्य करे, सैनिक वर्ग अपना कार्य करे, उत्पादक वर्ग अपना कार्य करे, यानी तीनों वर्ग अपने कार्य के अनुसार चले, तभी राज्य में न्याय स्थापित हो सकता है और सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। इस संबंध में प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में सेबाइन ने लिखा है कि न्याय समाज का एकता सूत्र है, यानी समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। यह व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का नाम है, यानी व्यक्तियों के आपसी विचार विनिमय और विवेक बुद्धि, इनका क्या है? सम्मिलित रूप है, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी प्रकृति और शिक्षा दीक्षा के अनुसार अपने कर्तव्य को चुना है। यानी शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग अपने कार्य के अनुसार राज्य में यानी इन तीनों का विभाजन कर दिया है। यानी क्या है? हम कह सकते हैं कि साहस, बुद्धिमत्ता का प्रतीक कौन होगा? शासक वर्ग होगा, और साहस का प्रतीक कौन होगा? सैनिक वर्ग होगा। संयम और यानी न्याय का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? यानी उत्पादक वर्ग। इस प्रकार उसने पूरी सामाजिक व्यवस्था को 3 भागों में बांट दिया है, और न्याय को यानी क्या माना है? उसने न्याय को आत्मा की अंतर की वस्तु माना है, और इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा? मानवीय आत्मा में 3 गुण विद्यमान रहते हैं: इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। भी 3 यानी मानवीय स्वभाव के 3 अंग बताए, और तीनों अंगों को ध्यान में रखते हुए पूरी सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। क्या थे वो? एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, यानी शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। अब हम पढ़ेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। पहले हमने बताया कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, किससे संबंधित है, तो आप कहोगे अंतरात्मा से संबंधित है। जबकि उस समय के प्रचलित सिद्धांत के जो विचारक थे, न्याय विषयक सिद्धांत के जो विचारक थे, उन्होंने क्या कहा कि न्याय को बाह्य वस्तु माना है, लेकिन प्लेटो ने इसे
आत्मा की अंतर्वस्तु माना है और पूरी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसने समाज को 3 भागों में बांट दिया है, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, या यूं कह लो इंद्रिय, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। अब अपन करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता ये आती है कि नैतिक सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है? नैतिकता से जुड़ा हुआ है और आत्मा की न्याय को वो अंतर्वस्तु मानता है। इसलिए प्लेटो के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि प्लेटो की न्याय धारणा वैधानिक नहीं, वैधानिक को हम कानूनन भी कह सकते हैं और सैद्धांतिक भी कह सकते हैं। वैधानिक नहीं वरन नैतिक और सर्वव्यापी है, यानी इसका अर्थ हम अंतरात्मा से मान सकते हैं। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्यों का नहीं वरन समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, यानी कानूनन कर्तव्यों का ही नहीं वरन यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक और सभी पक्षों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा केवल सिद्धांततः नहीं यानी वैधानिक नहीं है वरन क्या है, वह उसे आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज़ मानता है। दूसरी विशेषताएं हम पढ़ेंगे, न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा, यानी प्लेटो का न्याय सिद्धांत ही इस थ्योरी पर आधारित है कि वो न्याय को बाह्य वस्तु ना मानकर क्या है, न्याय को आत्मा की अंतर्वस्तु समझता है। इसलिए उसके पूरे सिद्धांत में ये लाइन बारी बारी रिपीट होगी। न्याय कृत्रिम या बाह्य वस्तु न होकर, जैसे कि सिफालस, पोलीमार्क्स, थ्रेसिमेक्स और ग्लाउकन ने कहा, वे न्याय को बाह्य वस्तु मानते थे होकर मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है, यानी क्या है, अंतर आत्मा की आवाज़ मानता है प्लेटो न्याय को, जिसका आधार आत्म संयम एवं आत्म त्याग है, यानी समाज हित के आगे व्यक्तिमय स्वार्थमय इच्छाओं का त्याग है। इसने इस बात पर बल दिया कि जीवन में अति को नहीं वरन संतुलन को अपनाया जाना चाहिए, जो कि हमारा हेडिंग बोलता है, यानी संतुलनकारी धारणा, यानी जीवन में किसी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए वरन संतुलन को अपनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही तीसरा हमारा सिद्धांत आता है कार्य विशेषता का सिद्धांत। कार्य विशेषता के सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि न्याय सिद्धांत के अनुसार मानव जीवन के 3 नैसर्गिक यानी क्या है, आवश्यक तत्व है। आवश्यक तत्व क्या है? वही इंद्रिय तृष्णा, साहस और शौर्य, यानी शौर्य इसको हम कहेंगे शासक, सैनिक और उत्पादक। नाम में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। इनमें हम कहेंगे 3 नैसर्गिक तत्व है, विवेक, साहस और तृष्णा, और इन तीनों के अनुरूप ही राज्य के नागरिकों को या समाज के नागरिकों को, एक ही बात है, कहीं राज्य आएगा कहीं समाज आएगा, को क्रमशः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 3 वर्ग कौन से हैं? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। प्लेटो की समस्त न्याय विषयक धारणा इन तीनों सिद्धांतों पर ही आधारित है। दूसरा वो न्याय को क्या है, अंतरात्मा की आवाज़ यानी आत्मा की यानी आंतरिक वस्तु मानता है, न कि बाह्य। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ग को विशेष मनोयोग से अपने कार्य में लगा रहना चाहिए, यानी उन्होंने क्या कहा है कि शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते रहे, जिससे क्या है, समाज में यानी एक दूसरे के अन्य व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप न किया जाए। इस प्रकार डॉक्टर रुज ने लिखा है कि, हम कहेंगे कि जिस प्रकार डॉक्टर रुज ने लिखा है कि अपने कार्य को करना और अन्य लोगों के कार्य में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। यही क्या है, कार्य विशेषता का सिद्धांत, यानी प्रत्येक वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग अपने अपने कार्य को करते हुए दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, प्लेटो के अनुसार यही न्याय है। अगला चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे, क्या है, अति व्यक्तिवादी का विरोधी और सावयव एकता का सिद्धांत। जैसे सावयव एकता का सिद्धांत आपने पहले ही पिछली फर्स्ट ईयर क्लास में आपने पढ़ा होगा। सावयव एकता का सिद्धांत जो कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, उसमें हमने पढ़ा कि
व्यक्ति क्या है, समाज का ही एक अंग है। इसकी तुलना हम मानव शरीर के अंगों से कर सकते हैं। जिस प्रकार शरीर का एक अंग काटकर पृथक कर दिया जाए तो शरीर से पृथक उस अंग का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति को राज्य या समाज से बाहर कर दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरा, व्यक्तिवादी का विरोधी यानी क्या है, समाज या राज्य की आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रति ही उसके कर्तव्य है, अधिकार नहीं। यानी क्या है, राज्य के महत्व को दर्शाया है। इस प्रकार हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत में यानी उसके विशेषताओं का अध्ययन करते हुए कह सकते हैं कि व्यक्ति पूरी सृष्टि का एक अंग है और समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है। यानी जब समाज का विकास होगा तो व्यक्ति का स्वतः ही विकास हो जाएगा। अगर समाज का विकास नहीं होगा तो व्यक्ति का विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य है, अधिकार नहीं। यानी उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वह राज्य या समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाए। नागरिकों में कर्तव्य की भावना उत्पन्न करना ही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। इस प्रकार न्याय सिद्धांत में कितनी बातें आ गई कि न्याय को प्लेटो यानी क्या मानता है, अंतरात्मा की आवाज़ यानी आंतरिक वस्तु, या यूँ कह लो कि अंतर वस्तु, आत्मा की अंतर वस्तु मानता है। दूसरा क्या है, उसने समाज को 3 वर्गों में बांट दिया, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। और तीसरा कार्य क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और दूसरों के कर्तव्यों में बाधक ना बने, तभी समाज व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। फिर लास्ट विशेषता का हम वर्णन करते हैं, वो है दार्शनिक राजा। यानी प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा की कल्पना की थी। आगे का हम क्वेश्चन करेंगे, प्लेटो के आदर्श राजा में दार्शनिक राजा कैसा था, उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए और उसकी आलोचना। अब हम एक छोटे से पॉइंट के रूप में ही इसको करेंगे, आगे विस्तार से करेंगे। यानी दार्शनिक शासक क्या था, न्याय की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील यानी जिसमें सोचने समझने की क्षमता हो और जो अपने विवेक बुद्धि से निर्णय ले सकता हो, और निस्वार्थ यानी निस्वार्थ भाव से यानी व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाना चाहिए, और कर्तव्य परायणता व्यक्ति के हाथ में हो। यानी क्या है वो, यानी व्यक्तियों के प्रति यानी न्याय और व्यवस्था को बनाए रखना अपना कर्तव्य समझे, अधिकार नहीं। उपयुक्त गुणों से युक्त ही प्लेटो के द्वारा दार्शनिक शासक का नाम दिया गया। इस प्रकार प्लेटो का न्याय सिद्धांत सीधा साधा होने के कारण महत्वहीन प्रतीत हो सकता है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में इसका महत्व नितांत स्पष्ट है। कि उसका मानना है कि यानी उसने महत्वहीन कैसे है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और प्रत्येक मनुष्य में क्या है, स्वार्थमयी भावनाएं होती है। इसके कारण यानी उसने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की थोड़ी बहुत आलोचना भी की है। प्लेटो के पूर्व और उसके समय में समाज और राज्य में बड़ी अव्यवस्था फैली हुई थी। यानी क्या है, उसने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था देखी अपने समय में, और इस राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए इस प्रकार का न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी बड़ी अव्यवस्था थी, प्रत्येक राज्य धनी और निर्धन इस प्रकार 2 वर्गों में बटा हुआ था, यानी अमीर और गरीब। ऐसी समय में जिसकी लाठी उसी की भैंस का सिद्धांत प्रचलित था। यानी जिसके पास शक्तियां हैं वो ही अपने अधिकारों का उपभोग कर सकता है, जो शक्तियां नहीं हैं वो अपने अधिकारों की बात तो क्या सोच भी नहीं सकता। इस प्रकार उसने कुरीतियों को दूर करने के लिए प्लेटो ने श्रेष्ठ तर्कों के आधार पर न्याय सिद्धांत की विस्तृत रूप से विवेचना की। यानी हमने अब तक प्लेटो के न्याय विषयक सिद्धांत की विशेषताओं को पढ़ा। उसका सार यही निकलता है कि प्लेटो न्याय को आत्मा की अंतर्वस्तु समझता है, और दूसरा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शासक, सैनिक और उत्पादक 3 भागों में बांट देता है। और साथ में ही प्लेटो कहता है कि नागरिकों में कर्तव्य की भावना उत्पन्न करना ही राज्य का सिद्धांत हो जाना चाहिए। साथ में ही उसने कहा कि अपने कार्य को करते रहना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही
न्याय है। साथ ही उसने यानी कहा है कि जब तक समाज का विकास नहीं होगा व्यक्ति का विकास हो ही नहीं सकता। और दूसरा उसने क्या कहा है प्लेटो ने, उसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति मनोयोग से अपने कार्य में लगा रहना चाहिए और क्या है दूसरा कार्य को वो अपना यानी कर्तव्य समझे, अधिकार नहीं। अब हम थोड़ी प्लेटो के न्याय विषयक सिद्धांत की आलोचना करेंगे। यानी प्लेटो के न्याय विषयक सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन करने के साथ साथ हम उसकी आलोचना भी करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाता है प्लेटो के न्याय विषयक सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए तो हमें आलोचना के ये पॉइंट लिखने होंगे। अब हम करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। पहली आलोचना ये है कानूनी धारणा नहीं वरन एक नैतिक धारणा। यानी क्या है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिकता से संबंधित है क्योंकि उसे अंतरात्मा की आवाज़ मानता है, यानी बाह्य वस्तु न मानकर आंतरिक वस्तु मानता है। आज न्याय को एक कानूनी धारणा के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन प्लेटो का न्याय एक कानूनी धारणा के रूप में नहीं वरन एक नैतिक धारणा के रूप में है। इस प्रकार प्लेटो ने अंतर्दृष्टि को नहीं रखा और उसने कहा है कि नैतिक कर्तव्य और वैधानिक दायित्व के बीच की सीमा को भुला दिया है। यानी उसने क्या है, नैतिक कर्तव्य और वैधानिक यानी सिद्धांत और व्यवहार की सीमा को भुला दिया है। दूसरी आलोचना हम करेंगे दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित। ये हम इसकी पूरी डिटेल हम करेंगे प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत में, जिसमें उसने सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किसको प्रदान की है, राजा की। साथ में उसका कहना है कि राजा स्वधर्म का पालन करते हुए कोई गलत कार्य करेगा ही नहीं। प्लेटो ने शासन संबंधी सभी शक्तियाँ एक ही वर्ग शासक वर्ग यानी दार्शनिक वर्ग को प्रदान कर दी है, जबकि 3 वर्ग थे सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, उसको उन्होंने अलग रखा है। हमारा अनुभव बताता है कि एक ही वर्ग को राजनीतिक सत्ता या अधिकार प्रदान कर देना व्यक्ति को भ्रष्ट कर देता है, यानी क्या है, निरंकुशता का प्रतीक है। लॉर्ड एक्टन का कथन जो कि सर्वमान्य है, हमें पता ही है कि असीमित शक्तियाँ किसी व्यक्ति को प्रदान करना क्या है, उसे पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है और मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। यानी प्लेटो ने क्या कहा है कि यानी समाज के विकास में ही मनुष्य का विकास निहित है। इसकी आलोचना करेंगे। न्याय संबंधी किसी भी व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, लेकिन प्लेटो न्याय सिद्धांत के आधार पर ये विशेषताएं खरी नहीं उतरती। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य तक सीमित कर दिया, जैसे शासक वर्ग को उसका कार्य, सैनिक और उत्पादक वर्ग को उसका कार्य। इस प्रकार लक्ष्य की व्यक्ति की एक ही प्रकृति का विकास करता है और दूसरी योग्यताओं यानी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। अगली आलोचना चौथी हम करेंगे चौथी में हम पढ़ेंगे गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं। यानी प्लेटो का न्याय सिद्धांत गुणों के आधार पर व्यक्तियों का या समाज या राज्य का विभाजन कर देता है, उसे 3 भागों में विभाजित कर देता है, जो कि उचित नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है कि दर्शनों की संतान भी विवेक और ज्ञान से युक्त होगी, और लेकिन प्लेटो ने इस संबंध में कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं की है। प्लेटो पर दोषारोपण किया जाता है कि वह उत्पादक वर्ग के सदस्य को निरंतर लौह तत्व ही बनाए रखना चाहता है, शासक वर्ग में परिणित नहीं होने देना चाहता। यानी जो व्यक्ति जैसे उत्पादक वर्ग में आ गया है तो उसे सैनिक वर्ग यानी शासक वर्ग में तब्दील होने का कोई अवसर नहीं देता, जो कि इसकी एक महत्वपूर्ण आलोचना के रूप में हमारे सामने आती है। 5वां पॉइंट हम करेंगे वर्तमान समय के राज्य में लागू करना संभव नहीं। कैसे कि वर्तमान समय में राज्यों में लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि पहले क्या था, थोड़ी जनसंख्या वाले छोटे छोटे नगर राज्य थे, किंतु वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या बड़ी होती जा रही है और छोटे छोटे राज्यों ने विशाल राष्ट्रीय राज्यों का रूप ले लिया है और इनको 3 भागों में विभाजित कर पाना संभव नहीं है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे सर्वाधिकारवाद की
मार्ग प्रशस्त करना। यानी प्लेटो का न्याय सिद्धांत इस कारण भी स्वीकार करने योग्य नहीं है कि वो सर्वाधिकारवाद की अवधारणा को प्रशस्त करता है, जिसमें ये कहा गया है कि समाज में किसी व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाए इसका निश्चय शासक वर्ग ही करेगा और शासक वर्ग की शक्ति की कोई सीमा नहीं और उसे सदैव ही उच्च बनाए रखा है। ये मार्ग सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाते हैं और किसी भी प्रकार मानव जाति के हित में नहीं कहा जा सकता। यानी क्या है, एक ही व्यक्ति यानी शासक वर्ग को सारे अधिकार प्रदान कर देना और वही आगे उनका विभाजन करता है। तो क्या सारे अधिकार प्रदान कर देना क्या है, मानव अधिकारों का हनन है। अगला पॉइंट हम 7वां पॉइंट पढ़ेंगे, वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित। इसमें फिर वही बात आएगी शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग को लेकर। यानी एक विरोधाभास यह है कि न्याय से संबंधित हमें व्यक्तियों के प्रति व्यवहार में समानता का बोध होता है, किंतु प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत वर्गीय विशेषाधिकारों को न्यायोचित ठहराया है, जो कि उचित नहीं है। इस प्रकार प्लेटो के न्याय का सिद्धांत एक वैधानिक सिद्धांत के रूप में नहीं वरन एक नैतिक सिद्धांत के रूप में ही किया है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है कि बीच में से लाइन उठा के दे देते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत वैधानिक यानी कानूनन यानी सैद्धांतिक के रूप में नहीं वरन एक नैतिक धारणा के रूप में विकसित है, जो कि वर्तमान में संभव नहीं है। यानी अब आज हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, प्लेटो के न्याय संबंधी धारणा का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। उसमें हमने परंपरागत जो उस समय विचारक थे यानी परंपरागत सिद्धांतों का खंडन करते हुए प्लेटो के न्याय सिद्धांत की हमने विवेचना की और प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए हमने आलोचनाओं का भी वर्णन किया। इस प्रकार यानी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।